ओके, नेक्स्ट आगे। और सर जो ग्रेविटी के कारण बनती है वो कोलोबियल बनती है और टेलस बनती है सर। ठीक और है, जैसे तुमने यहाँ पे ग्लेशियर। बताया, कि जो हमारे नेचुरल एजेंट होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। जबकि पता है हम यहाँ पे उन्हें क्लासिफाई नहीं कर सकते कि सिर्फ ओनली 4 होते हैं। तुम्हें 4 आ रहा है, तुम 4 बता दो, बट ओनली 4 नहीं बोलोगे कि सिर्फ 4 ही होते हैं। ये केवल 4 प्रकार के होते हैं। जितने तुम्हें हो सकता है नेचुरल एजेंट के रूप में, तुम्हारा एयर, वाटर, ग्रेविटी, ड्रिफ्ट और ग्लेशियर, आइस, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है, एटीसी लगा दो वहां पे। उन्हें डायरेक्टली मतलब वहां पे किसी बाउंड्री नहीं लगाओगे कि सिर्फ ओनली 4 होते हैं। ओके। ओके सर। और किसी ने कुछ पढ़ा? अच्छा, तो सबसे पहले ये बता दो कि सॉइल मैकेनिक्स क्या है। सॉइल क्या है? सॉइल का कल मैंने कुछ मीन्स भी बताया हुआ था शायद। जी कुछ दो सर। टर्म बताए हुए थे। एक वाइड्स टर्म बताया हुआ था, एक पोरोसिटी बताया हुआ था, तो फिर बताया हुआ था कि पोरोसिटी का सिविल इंजीनियरिंग की दृष्टि से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जितना कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की दृष्टि से है। ठीक। इसी प्रकार से जो वाइड्स होता है, वाइड्स का मैंने बताया हुआ था कि यहाँ पे कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के कंपैरिजन में सिविल इंजीनियरिंग की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हम लोग हमेशा मतलब जो भी सिविल इंजीनियर होता है हमेशा वो चेक करता है कि सॉइल में वाइड्स कितने हैं। क्यों वाइड्स? क्योंकि उन्हीं वाइड्स के अंदर ही एयर और वाटर प्रेजेंट रहता है। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल लेके बताया हुआ था कि हम लोग सॉइल, मैं तुमसे कोई वर्ड बोल दूं सॉइल, ठीक है, सॉइल का मतलब क्या है कि सॉलिड। ठीक, कौन सा सॉलिड? सॉइल सॉलिड। यदि मैं तुमसे वर्ड बोल रहा हूँ सॉइल, तो सॉइल का मीन्स यहाँ पे हमारा क्या हुआ? सॉइल सॉलिड प्लस एयर या वाटर। ठीक, अब एयर और वाटर हमारा कहाँ प्रेजेंट होगा? उस सॉइल सॉलिड, जो हमारा सॉइल सैंपल था, सॉइल सैंपल के बीच में जो एयर वाइट्स होंगे, ठीक, मीन्स जो वहां पे रिक्त स्थान होंगे, उन्हीं रिक्त स्थान में ये तो पानी होगा और ये तो फिर वहां पे हवा होगी। और यदि वही पानी पूरी तरीके से इवेपोरेट कर गया, मीन्स वाष्पीकृत हो गया, तो वो मिट्टी हमारी कैसी बन जाती है? ड्राई सॉइल बन जाती है। ध्यान देना, अभी जब आगे आएगा टॉपिक में बताऊंगा, लेकिन अभी जो बता रहा हूं उसको समझते जाओ। जैसे मान लो हमारा कोई सॉइल सैंपल है, ठीक है, एक यहाँ पे देखना, सपोज दैट ये हमारा क्या है? सॉइल सैंपल है। ओके, ये मैंने एक कोई सॉइल सैंपल लिया है। मैं इसे सॉलिड नहीं बोल रहा हूँ, सॉइल सैंपल। ध्यान देना, ये क्या है? सॉइल सैंपल है। ठीक, तो इस सॉइल सैंपल में देख रहे होगे कि यहाँ पे, चलो अब मैं इनको डार्क कर दूं। ठीक, डार्क कर, जो जिस पार्ट को मैं डार्क किया हुआ है, मान लो ये पार्ट हमारा क्या है? सॉइल सॉलिड है। ये पार्ट हमारा क्या है? सॉइल सॉलिड है। ओके, प्लस बीच में देख रहे हो कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या है? वाइड्स है, मीन्स खाली जगह है। इसकी हिंदी क्या होती है? रिक्त स्थान। ठीक, और इंग्लिश वाले समझ ले क्या क्या बोलते हैं उन्हें? वाइड्स। ओके, वाइड्स हैं। इन्हीं वाइड्स के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है? या तो हमारा यहाँ पे एयर होगा या वाटर होगा। ठीक, इन्हीं वाइड्स के अंदर हमारा ये तो एयर प्रेजेंट होगा और ये तो फिर वाटर प्रेजेंट होगा। अब ध्यान देना, इस पूरे कॉम्बिनेशन को, मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन को हमने क्या बोला हुआ था? सॉइल सैंपल बोला हुआ था, ये सॉइल बोला हुआ था। समझ रहे हो? इस पूरे कॉम्बिनेशन को हमने क्या बोला हुआ था? सॉइल सैंपल, ये सॉइल बोला हुआ था। बट उसके अंदर जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, उन सॉलिड पार्टिकल्स को हमने क्या बोला? सॉइल सॉलिड बोला। और उसके अंदर जो हमारे वाइड्स थे, मीन्स खाली स्थान था, ये रिक्त स्थान था, उस रिक्त स्थान पे यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है? एयर और वाटर प्रेजेंट है। ठीक, एयर और वाटर प्रेजेंट होने की वजह से भी इसका हमारा नेम चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ड्राई सॉइल।
ओके, ड्राई सॉइल, ठीक, सैचुरेटेड सॉइल, फुली सैचुरेटेड सॉइल, ठीक। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि हम लोग जब भी नेचर से सॉइल सैंपल प्राप्त करते हैं, नेचर की मीन्स क्या हुआ, अर्थ, हम जब भी अर्थ से कोई मिट्टी का सैंपल निकालते हैं तो मिट्टी हमें कैसी कंडीशन में मिलती है, इस सेकंड वाली सैचुरेटेड कंडीशन में मिलती है। सैचुरेटेड का मीन्स क्या हुआ कि इसके अंदर सॉलिड अर्ध नमी, प्लस एयर प्लस वाटर सब कुछ प्रेजेंट है। समझ रहे? जब भी हम लोग सॉइल को नेचुरल से मतलब मीन्स नेचर से प्राप्त करते हैं, प्रकृति से प्राप्त करते हैं, अब प्रकृति का मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, अर्थ। जब भी हम लोग मिट्टी को पृथ्वी या अर्थ से प्राप्त करते हैं, ठीक, तो मिट्टी जो हमें सैंपल मिलता है उस सैंपल में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, सॉइल सॉलिड प्लस एयर प्लस वाटर, समझे? और ये एयर और वाटर हमारा कहाँ पे होगा, वाइड्स के अंदर होगा। जो हमारे रिक्त स्थान थे उन्हीं रिक्त स्थान के अंदर ये हमारा वाइड्स होगा। ओके, बट दूसरी चीज यहाँ पे ये ध्यान दो, मैंने यहाँ पे अब इनकी नंबरिंग कर देता हूं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक। मैंने यहाँ पे एयर लिखा प्लस वाटर लिखा प्लस सॉइल सॉलिड लिखा। बाई चांस जो यहाँ पे वाटर है, जो इसमें वाटर है, वाटर को मैंने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। वाटर को मैंने जीरो कर दिया, ध्यान देना, वाटर को मैंने जीरो कर दिया। तो अब हमारा क्या बचा, जब मैंने यहाँ पे वाटर को जीरो कर दिया है तो अब सिर्फ क्या क्या बचेगा, यहाँ पे सॉलिड बचेगा प्लस एयर बचेगा। बचेगा इतना पार्ट, ध्यान दो। जब मैंने यहाँ पे तीनों लिया हुआ है, सॉइल सॉलिड प्लस एयर प्लस वाटर, और वाटर को पूरी तरीके से मैं जीरो कर दूं, अब सॉइल के अंदर हमारे कौन कौन से वाटर प्रेजेंट होते हैं वो भी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। बट जनरली ऐसे मैंने सोचा थोड़ा सा बता दूं। यदि मैंने यहाँ पे वाटर को जीरो कर दिया है तो अब सिर्फ मेरा क्या बचेगा, यहाँ देखो, सॉलिड बचेगा प्लस एयर बचेगा, ठीक। और यही सॉलिड और एयर किस में प्रेजेंट होते हैं, यदि किसी सॉइल सैंपल में सॉलिड और एयर है तो वो सॉइल किस टाइप की सॉइल होगी, ड्राई सॉइल होगी। समझ आया? यदि किसी सॉइल सैंपल में सिर्फ ओनली सॉलिड और एयर प्रेजेंट है, सॉलिड और एयर प्रेजेंट है, तो सॉलिड जो सॉइल होगी किस टाइप की सॉइल होगी, ड्राई सॉइल होगी। ये हमारा कौन सा हो गया, ड्राई सॉइल हो गया। बट यदि इन्हीं तीनों में से जो हमारा एयर का स्थान है, जैसे यहां पे ध्यान देना, मैंने क्या बताया, सॉलिड प्लस एयर प्लस सॉलिड प्लस एयर प्लस वाटर। ओके, मैंने तीन कंपोनेंट्स बताए। ये कहां प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों हमारे प्रेजेंट होते हैं वाइड्स के अंदर। ओके, जब मैंने इसको जीरो किया हुआ था तब मेरी सॉइल कौन सी बन गई थी, ड्राई सॉइल बन गई थी। तब सॉइल कौन सी हो गई थी, ड्राई सॉइल हो गई थी। बट जब मैं इसको जीरो ना करके, जहां पे एयर है, एयर कहां भरा हुआ है, वाइड्स में, अब मैं पूरे में मीन्स होल ओवर में मीन्स पूरे में यहां पे क्या भर दूं, वाटर भर दूं। जितनी भी खाली जगह थी, जितने भी रिक्त स्थान थे, इस पूरे रिक्त स्थान में मैंने यहाँ पे क्या भर दिया, वाटर भर दिया। इस पूरे रिक्त स्थान में जो भी तुम्हें यहाँ ब्लैंक जगह दिख रही है, ठीक, इस पूरे ब्लैंक जगह में यहाँ पे क्या भर दो, ये वाटर भर दो। ओके, जब यहाँ पे वाटर भर दोगे तो अब हमें क्या मिला कि सॉलिड प्लस वाटर, हमें दो चीज मिले, सॉलिड प्लस वाटर।
और यही सॉलिड और वाटर से मिलके हमारी जो सॉइल बनती है, ये कौन सी सॉइल बनती है? फुल सैचुरेटेड। फुली सैचुरेटेड सॉइल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा सिर्फ क्या प्रेजेंट है? सॉलिड और प्लस वाटर, दो ही चीज प्रेजेंट है। इसकी वजह से यहाँ पे हमारी जो सॉइल बनेगी वो कौन सी बनेगी? फुली सैचुरेटेड सॉइल बनेगी। ओके, चलो इतना काफी हो गया ये। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हम लोग का जो टॉपिक है वो है सॉइल मैकेनिक्स। ठीक, अब स्टार्टिंग से हम लोग डिस्कस करते हैं सॉइल मैकेनिक्स। सबसे पहले आप लोग ये बताइए, व्हाट इज सॉइल मैकेनिक्स? सॉइल मैकेनिक्स क्या है, मीन्स मृदा यांत्रिकी क्या है? व्हाट इज सॉइल मैकेनिक्स, बताओ। तो ध्यान दो, यहाँ पे मृदा यांत्रिकी, यांत्रिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग मृदा के गुणों का अध्ययन करते हैं या मृदा के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। सॉइल मैकेनिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग in which we deals, ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जिसके अंतर्गत हम लोग मृदा के गुणों का या उसकी विशेषताओं का, ठीक, अध्ययन करते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है? सॉइल मैकेनिक्स कहलाता है। ठीक, समझ गए यहाँ पे कि सॉइल मैकेनिक्स क्या है? मृदा यांत्रिकी, यांत्रिकी की वह शाखा है, ये मृदा यांत्रिकी इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग मृदा के, मीन्स मिट्टी के व्यवहार और गुणों और उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाता है? सॉइल मैकेनिक्स कहलाता है। ओके, बट इसमें यहाँ पे हमारा एक टर्म आया, कौन सा टर्म आया सबसे पहले? सॉइल। ओके, तो सबसे पहले अब हम लोग अध्ययन करेंगे यहाँ पे सॉइल का। हमने सॉइल मैकेनिक्स तो जान लिया कि हमारा सॉइल मैकेनिक्स क्या है। Soil mechanics, it is the branch of engineering in which we deals the study of soil, ठीक है, या properties of soil, that is called soil mechanics। ठीक, अब यहाँ पे हमारा एक वर्ड क्या आ गया? सॉइल वर्ड आ गया। ठीक है, मृदा क्या है? अब ये बताइए आप लोग, सॉइल क्या है यहाँ पे, बताओ छोटू। जी सर, रॉक रॉक के वेदरिंग से जो लूज मटेरियल निकलता है उसी को सॉइल बोलते हैं सर। ओके, तुमने यहाँ पे क्या बताया कि जब हमारा रॉक्स होती है, कोई भी चट्टान होती है, चट्टानों के क्षरण से, ध्यान देना, मैं यहाँ पे देखना जितने भी वर्ड बोल रहा हूँ, हिंदी वाले अपना वर्ड कंसीडर करते जाएं, इंग्लिश वाले अपना वर्ड कंसीडर करते जाएं। मैंने क्या बोला? वेदरिंग बोला। वेदरिंग को हम लोग इरोजन भी बोल देते हैं। ठीक, जो हमारी कोई एक सॉइल रॉक्स है, मीन्स रॉक्स है, ठीक, कोई भी हमारी एक चट्टान है, उस चट्टान का वेदरिंग हो रहा है। वेदरिंग की हिंदी हमारी क्या होती है? छीजन। ठीक है, ये क्षरण, जब उसका क्षरण होता है, क्षरण होने के बाद जिसका निर्माण होता है उसे हम लोग सॉइल बोलते हैं। बट यहाँ पे जो हमारे अलग अलग साइंटिस्ट थे उनका अलग अलग मत था। जैसे हमारा कोई एक एग्रीकल्चर इंजीनियर था, उस एग्रीकल्चर इंजीनियर ने बताया कि सॉइल ये चीज है। वहीं पे हमारा जो सिविल इंजीनियर आ गया, सिविल इंजीनियर ने क्या बताया? सॉइल ये नहीं, सॉइल ये होती है। तो उन्होंने क्या क्या बताया, देख लो। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि एक एग्रीकल्चर इंजीनियर ने सॉइल के बारे में क्या बताया था कि सॉइल क्या होती है। तो जो हमारा एग्रीकल्चर इंजीनियर था, ठीक, उसने बताया, उसने क्या बताया कि सॉइल की मतलब कि पृथ्वी की, अर्थ की जो ऊपरी उपजाऊ परत होती है, पृथ्वी की जो ऊपरी उपजाऊ परत होती है, उसको उसने सॉइल बताया हुआ था। उसने क्या बताया? पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ परत को हम लोग सॉइल बोलते हैं। समझ में आया? क्योंकि देखो, जितने भी इंजीनियर होंगे वो अपना अपना फायदा देखते हैं कि उनका फायदा किस जगह पे है या उनका बेनिफिट कहाँ से हो रहा है। तो उसने क्या बताया कि जो हमारा अर्थ की जो क्रस्ट होती है, ठीक है, क्रस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? जो ऊपरी लेयर होती है अर्थ की, उसी को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो क्रस्ट की उपजाऊ, ठीक, उपजाऊ लेयर है, उसको उसने क्या बता दिया कि इस यही सॉइल है। ठीक, तो अब बताओ यहाँ पे कि यदि कोई एक सिविल इंजीनियर होगा तो वो क्या बताएगा? बोलो।
एक सिविल इंजीनियरिंग की दृष्टि से या सिविल इंजीनियर की दृष्टि से सॉइल को डिफाइन कीजिए। क्या किसी ने पढ़ा नहीं है क्या? सर बोलो। मृदा का भाग जिसमें किसी स्ट्रक्चर का भार सहन कर सके उसे सॉइल कहते हैं सर। बिल्कुल। मृदा का मीन्स अर्थ का वह पार्ट या सॉइल का, हाँ, मृदा का या सॉइल का वो अर्थ का वह पार्ट जिसमें किसी भी स्ट्रक्चर की भार सहने की क्षमता हो या भार सह सके, उसको सिविल इंजीनियर ने बताया हुआ था कि ये सॉइल है। ठीक। तो ध्यान देना, यहाँ पे जितने भी इंजीनियर हुए उन्होंने सबने अपने अपनी दृष्टि से सॉइल को डिफाइन किया। तो एग्रीकल्चर ने क्या बताया हुआ था? सॉइल इज द, लिख लो यदि कोई लिखना चाहे तो, soil is the substance soil is the substance existing on existing on the earth surface, existing on the earth surface, which grows and develops plant life। देखें यहाँ पे हमारा वर्ड क्या आ गया, तुरंत उसने बोल दिया यहाँ पे कि जो प्लांट को, ठीक है, प्लांट के डेवलप होने के लिए उपयोगी है, उस पार्ट को उसने क्या बोल दिया? सॉइल बोल दिया। देखो, डेवलप्स प्लांट लाइफ। ओके। तो एक एग्रीकल्चर इंजीनियर ने बताया कि सॉइल ये है। वहीं पे जो हमारा एक सिविल इंजीनियर था, ठीक है, सिविल इंजीनियर ने क्या बताया, उसके अकॉर्डिंग भी देख लो। जो एक हमारा सिविल इंजीनियर था, ठीक, उसने बताया सॉइल इज द एन सॉइल इज द अनएग्रीगेटेड, सॉइल इज द अनएग्रीगेटेड और अनसीमेंटेड, अनसीमेंटेड डिपॉजिट्स ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल मिनरल और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स लाइक एज। अब यहाँ पे हमारे ऑर्गेनिक पार्टिकल्स कौन कौन से होंगे? लाइक एज बोल्डर, लाइक एज बोल्डर, सैंड, ग्रेवल, क्ले, सिल्ट,
एटसेट्रा। ठीक, ये हमारे क्या हुए, सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे हमारा क्या बताया हुआ था कि सॉइल इज द unaggregated or uncemented deposits of mineral or organic particles like boulder, sand, gravel, clay and silt etc. ये हमारे क्या हैं, ये बताया कि ये जो पार्टिकल्स थे यही हमारा सॉइल है। ओके, इसने क्या बताया कि यही हमारे सॉइल है। अब देख लेते हैं, सबसे पहले कल की क्लास में मैंने बताया हुआ था, हु इज द गॉड फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, हु इज द गॉड फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, तो कौन थे? गॉड फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, बताइए। कल की क्लास में मैंने बताया हुआ था, ओके, जो हमारे डॉक्टर कार्ल टरजागी थे, ये कौन थे? ये हमारे थे गॉड फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। लिख लो यहाँ पे, डॉक्टर कार्ल टरजागी। ठीक, डॉक्टर कार्ल टरजागी इज द गॉड फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, इसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो हेडिंग डाल लो जो लोग लिख रहे हो साथ में, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा सॉइल का क्लासिफिकेशन है कितने टाइप्स का होगा, तो यहाँ पे देख लो, जो सॉइल को क्लासिफाइड किया गया है इसको मोस्टली किया गया है सबसे पहले दो आधार पे, मतलब जो उन्होंने एक बेस्ड बनाया हुआ है कि किस बेस्ड पे हम सॉइल को क्लासिफाइड करें, तो मृदा का वर्गीकरण निम्न आधार पे किया गया है। कौन कौन से हैं? ठीक, तो फर्स्ट है हमारा जो भूविज्ञानी आधार था, मींस जियोलॉजिकल। ठीक है, यानी बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल। ठीक है, यानी भूविज्ञानी आधार पे जो सॉइल को क्लासिफाइड किया गया है वो टू टाइप्स में किया गया है। लिख लो यहाँ पे, फर्स्ट है भूविज्ञानी आधार पर। ठीक, और भूविज्ञानी आधार पे जो उसने सॉइल का क्लासिफिकेशन किया है तो कितने टाइप्स में किया हुआ है? दो टाइप्स में किया गया है। ठीक है, कौन कौन से हमारे दो टाइप्स हैं वो? तो वो दोनों टाइप्स हैं यहाँ पे, फर्स्ट है हमारा, ए पॉइंट यहीं पे लिख देता हूं, रेजिडुअल सॉइल। कल मैंने बताया हुआ था, रेजिडुअल सॉइल। और जो बी पार्ट है वो है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ओके, दो टाइप्स मैंने कौन कौन से बताए? जब हम लोग सॉइल को भूविज्ञानी आधार पे क्लासिफाइड करते हैं तो उसके दो टाइप्स हैं। पहला टाइप हमारा क्या है? रेजिडुअल सॉइल, और दूसरा सॉइल हमारा क्या है? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक, तो अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रेजिडुअल सॉइल के बारे में। क्या है रेजिडुअल सॉइल? ठीक, और इसकी हिंदी क्या होती है?
इसकी हिंदी होती है अवशिष्ट मृदा। अवशिष्ट मृदा, ठीक। कल मैंने बताया हुआ था कुछ इसके बारे में कि अवशिष्ट मृदा या रेजिडुअल सॉइल क्या होती है। क्या बताया हुआ था कि रेजिडुअल सॉइल क्या होती है? ऐसी सॉइल, ऐसी सॉइल जिसका निर्माण उसकी पेरेंटल सॉइल के पास में होता है। ऐसी सॉइल या ऐसी मृदा जिसका निर्माण पेरेंटल सॉइल का मतलब क्या हुआ? उसकी जो मात्र सॉइल है, मात्र सॉइल के पास में होता है, उस सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिडुअल सॉइल या अवशिष्ट मृदा बोलते हैं। यहाँ पे लिख लो, ऐसी मृदा, ऐसी मृदा जिसका निर्माण उसकी मात्र मृदा के पास होता है, मृदा के पास होता है, उस सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिडुअल सॉइल बोलते हैं। इंग्लिश सॉइल लिख लें, अ सॉइल which formed near his parental soil, ठीक। ऐसी मृदा जिसका निर्माण उसकी पेरेंटल सॉइल के पास होता है, या पेरेंटल सॉइल की जगह यहाँ पे लिख लो पेरेंटल रॉक्स, ठीक। ऐसी मृदा जिसका निर्माण उसकी पेरेंटल रॉक्स के पास होता है, ठीक है। विच टाइप सॉइल नोन एज, विच टाइप सॉइल नोन एज, कौन सी सॉइल होगी ये? रेजिडुअल सॉइल होगी। समझ गए कि रेजिडुअल सॉइल का मीन्स हमारा यहाँ पे क्या हुआ। बट यहाँ पे हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ जो सेकेंड टाइप्स की सॉइल थी हमारी, सेकेंड टाइप्स हमारी कौन सी सॉइल थी यहाँ पे? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ओके, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल, और इसकी हिंदी क्या होगी? इसकी हिंदी होती है स्थानांतरित मृदा। स्थानांतरित मृदा, ठीक। तो क्या होती है ऐसी सॉइल? ऐसी सॉइल जिसका निर्माण, ध्यान दो यहाँ पे, कल की क्लास में मैंने ये सब बताया हुआ था। ऐसी सॉइल जिसका निर्माण उसकी जो मूल चट्टान थी, मूल चट्टान से दूर जाकर होता है, उस प्रकार की मृदा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थानांतरित मृदा बोलते हैं, या ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। ऐसी मृदा, ऐसी मृदा जिसका निर्माण, जिसका निर्माण उसकी मात्र चट्टान से
दूर जाकर होता है, दूर जाकर होता है, ठीक। ऐसी मृदा जिसका निर्माण उसकी मात्र चट्टान से दूर जाकर होता है, उस प्रकार की सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं, ठीक। अब तो यहाँ पे ध्यान देना कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल तो हमने पढ़ लिया, और मिट्टी हमारी क्या हो रही है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्टेड भी हो रही है, मीन जा भी रही है। तो यहाँ पे जाएगी कैसे? तो यहाँ पे नोट करके लिख लो, यहाँ पे मृदा एक स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नेचुरल एजेंट के थ्रू, नेचुरल एजेंट के थ्रू या एजेंट के द्वारा ले जाई जाती है, ले जाया जाता है, ठीक। मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नेचुरल एजेंट के द्वारा ले जाया जाता है। तो अब यहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि नेचुरल एजेंट क्या होते हैं। नेचुरल एजेंट क्या होते हैं? अब इंग्लिश वाले से देख लें कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल कौन सी होगी। इंग्लिश वाला कोई बताएगा मुझे कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल कौन सी होगी हमारी? बताइए यहां पे। ट्रांसपोर्टेड सॉइल कौन सी होगी? और यहाँ पे जो सॉइल की वेदरिंग हो रही है, फिजिकल केमिकल कोई भी वेदरिंग हो सकती है। वॉइस नहीं आ रही है क्या? सर आ रही वॉइस। तो यहाँ पे मैं पूछ रहा हूं कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होगी? दीपावली की अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो हमारे नेचुरल एजेंट के द्वारा सॉइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, ठीक। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि नेचुरल एजेंट क्या क्या होते हैं। तो देख लो, जो हमारे नेचुरल एजेंट कौन कौन से होते हैं? एयर, वाटर, ग्रेविटी, आइस, ठीक, एटसेट्रा। ये हमारे क्या हुए? ये सभी हमारे क्या हैं? नेचुरल एजेंट हैं। ये हमारे सभी नेचुरल एजेंट हैं। ओके। तो अब नेचुरल एजेंट के थ्रू जब सॉइल को हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो उनका नेम भी चेंज हो जाता है। लेकिन अब देखेंगे, सबसे पहले हम लोग सॉइल का फॉर्मेशन। हमने नेचुरल एजेंट पढ़ लिया कि नेचुरल एजेंट हमारा क्या क्या होगा, ठीक। अब नेचुरल एजेंट के बाद हम लोगों को अब क्या देखना है? सॉइल फॉर्मेशन, कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हेडिंग यहाँ पे डाल लो, सॉइल फॉर्मेशन। बताइए सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होगा?
सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो लिख लो यहाँ पे, दी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, दी formation of soil, the formation of soil is as a result of the जियोलॉजिक साइकिल। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक हमारा वर्ड आया, सर जी नारायण का माइक खोलो। नारायण माइक ऑफ कर लो। जियोलॉजिक साइकिल, ठीक, जियोलॉजिक साइकिल, लेकिन कंटिन्यूसली। जितने भी वर्ड्स हैं, प्रत्येक वर्ड्स को भी आराम से देखते जाओगे, बहुत सोच समझ के, सॉइल मैकेनिक्स बहुत सिंपल लगेगी, क्योंकि सभी वर्ड्स एक दूसरे से डिपेंड्स हैं। कंटिन्यूली टेकिंग प्लेस on the face of the earth। ठीक, इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या हुआ कि किसी भी अर्थ की सतह पे, ठीक, कोई जो हमारा एक जियोलॉजिकल साइकिल होती है, ठीक है, मतलब ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि आज हमारे सॉइल का फॉर्मेशन हो गया तो फिर कल के दिन फिर क्या हो, कि फॉर्मेशन स्टॉप हो जाए, तो ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यूसली हमारा चलता रहेगा, और चलते चलते एक कंडीशन ऐसी आएगी, मतलब कि पहले सॉइल फॉर्म होगी, फॉर्म होने के बाद फिर वो डिफॉर्म होगी, फिर फॉर्म होगी, मतलब कंटिन्यूसली एक हमारा साइकिल वो चलता रहता है, ठीक। और उस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल साइकिल। और उसी साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल साइकिल, ठीक। उसी साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल साइकिल। तो अब यहाँ पे देख लो कि हमारा सॉइल साइकिल बनता कैसे है। ये सॉइल साइकिल के बारे में मैंने कल भी डिस्कस किया हुआ था, कि जो हमारा मृदा चक्र, इसकी हिंदी होती है मृदा चक्र, ठीक। कैसे बनेगा? तो देखो, सबसे पहले हमारा क्या होगा, यहाँ पे कोई एक चट्टान है, ठीक। ये हमारी क्या हो गई? चट्टान हो गई, मीन्स यहाँ पे कोई एक रॉक हो गई। रॉक्स के बाद फिर क्या हुआ? इस पे वेदरिंग की प्रोसेस हुई। कौन सी प्रोसेस हुई? वेदरिंग की प्रोसेस हुई, ठीक। इसमें वेदरिंग की प्रोसेस हुई, वेदरिंग की प्रोसेस हुई। वेदरिंग के प्रोसेस के बाद क्या हुआ? जो रॉक्स थी, रॉक्स के बाद इसके जो कुछ पार्टिकल्स थे, कुछ पार्टिकल्स यहीं पे ही डिपॉजिट हो गए। कुछ पार्टिकल्स जिसकी पेरेंटल रॉक्स थी, पेरेंटल रॉक्स मान लो हमारी ये है, और यहीं पे पास में ही डिपॉजिट हो गए। बट कुछ नेचुरल एजेंट के थ्रू, क्या कर दिए गए? ट्रांसपोर्ट कर दिए गए। मतलब स्थानांतरित कर दिए गए, ठीक। स्थानांतरित करने के बाद क्या होगा? इधर पे वो रॉक्स तुम्हारे जाएंगे, जो ये पार्टिकल्स थे, ये पार्टिकल्स हमारे कहां पहुंच गए? एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच गए। ओके, ये आ गए। या किसके थ्रू लाए गए? ये कि यहाँ पे लेकर आए गए नेचुरल एजेंट के थ्रू, ठीक है।
नेचुरल एजेंट के थ्रू यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट करके लाए गए, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस हुई। तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस हमारी क्या थी, वेदरिंग की प्रोसेस हुई, ठीक है। जैसे इस पे हमारा वेदरिंग की प्रोसेस हुई, वेदरिंग के बाद क्या हुआ, इसका हमारा क्या हुआ, इरोजन हुआ। वेदरिंग की प्रोसेस के बाद हमारा क्या होता है, इरोजन होता है, मींस उसका क्षरण होता है, ठीक है। क्षरण के बाद कुछ रॉक्स के पार्टिकल्स वहीं पे डिपोजिट हो जाते हैं, बट कुछ पार्टिकल्स हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित हो जाते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे हमारे स्थानांतरित हो गए, स्थानांतरित होने के बाद फिर क्या होता है कि इस पे अपहीवल की प्रोसेस होती है। अपहीवल का मतलब क्या, कि ड्यू टू जो हमारा एक, ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसकी हिंदी होती है अभ्युत्थान। हिंदी क्या होती है, अभ्युत्थान। लिख लो यहाँ पे, अभ्युत्थान, और इंग्लिश होती है अपहीवल, ठीक। अपहीवल की प्रोसेस होती है। तो अपहीवल की प्रोसेस होने के बाद ये पुनः फिर हमारी क्या बन जाती है, रॉक्स बन जाती है। अपहीवल की प्रोसेस के बाद पुनः फिर ये रॉक्स बन गई। मतलब अब यहाँ पे देख रहे हो, ये पूरा साइकिल चल रहा है, ठीक है। रॉक्स हुई, रॉक्स के बाद फिर उसकी वेदरिंग होगी, वेदरिंग के बाद फिर ट्रांसपोर्ट, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन एजेंट हैं, उन एजेंट के द्वारा फिर रॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जाएगा। ले जाने के बाद फिर वहां पे हमारा क्या होगा, अपहीवल की प्रोसेस होगी। और जो अपहीवल की प्रोसेस होती है या अभ्युत्थान की प्रोसेस होती है, वो किसके द्वारा होती है, ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। और साथ में आप लिख लो रेन, ठीक। मतलब जितने भी हमारे नेचुरल एजेंट है, देखो पूरा सॉइल के फॉर्मेशन में जो पूरा मेन रोल होता है, वो मेन रोल हमारा किसका होता है, नेचुरल एजेंट का ही होता है सॉइल के सर फॉर्मेशन में। हाँ, अपहीवल प्रोसेस होती कैसे है सर? मतलब जैसे यहाँ पे देखो, फर्स्ट में ये हमारी रॉक्स थी, ठीक। यहाँ पे हमारे क्या आए, नेचुरल एजेंट आए। नेचुरल एजेंट आने के बाद इसका क्या हुआ, वेदरिंग हुआ या छीजन हुआ, ठीक, क्षरण हुआ। कुछ रॉक्स हमारी यहाँ जमा हो गई, प्लस कुछ जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन एजेंट थे उनके द्वारा आगे ले जाई गई, यहाँ ले जाई गई, ठीक। इधर मान लो आके डिपॉजिट हो गई। डिपॉजिट होने के बाद कुछ दिन तक यहाँ पे पड़ी रहेगी। जब छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पड़े होंगे, तो ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर ये एक रॉक्स को फॉर्म कर देंगे। जब यहाँ पे जैसे मान लो तुम देखो, मिट्टी के छोटे छोटे कण हैं, धूल टाइप में हैं, ठीक। जैसे मान लो ये धूल टाइप में उसके कण हैं, उसमें तुम पानी मिला दो और टेम्परेचर उसे मिल जाएगा और प्रेशर मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो जम के एक बड़ी रॉक्स का फॉर्मेशन कर देंगे, बड़ी रॉक्स को फॉर्म कर देंगे, ठीक। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अभ्युत्थान या अपहीवल। अपहीवल का मतलब क्या होता है, जो हमारे सॉल्ट पार्टिकल्स ट्रांसपोर्टेड, मतलब जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन एजेंट थे उनके द्वारा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर आए गए, तो उसमें टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट पड़ा। जैसे ही उसमें टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट पड़ा, ठीक है, टेम्परेचर, एयर, मतलब जितने हमारे नेचुरल एजेंट हैं, कि उनका जब इफेक्ट पड़ा वहां पे, चाहे हमारा टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, या वाटर हो, या मॉइस्चर हो, ठीक, इनका इफेक्ट पड़ा। इफेक्ट होने के बाद पुनः फिर हमारी क्या गई यहाँ पे, फिर वही रॉक्स बन जाती है, ठीक। सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, रॉक्स बन गई, ठीक है। और यही कंटिन्यू हमारा ये साइकिल हमारा कंटिन्यू क्या करता रहता है, चलता रहता है। ऐसा नहीं कि एक बार हमारी रॉक्स बन जाए या एक बार हमारी सॉइल बन जाए तो फिर हमारा क्या हो जाए, उसका फॉर्मेशन रुक जाती है। फॉर्मेशन हमारा रुकता नहीं है, कंटिन्यूसली हमारा चलता रहता है। तो जो सॉइल यहाँ पे हमारी डिपॉजिट हो गई थी, ये सॉइल, ठीक, इसी सॉइल का नाम हम लोगों ने क्या बोला हुआ था, रेजिडुअल सॉइल। इसी सॉइल को हम लोगों ने क्या बोला हुआ था, रेजिडुअल सॉइल। बट जो सॉइल यहाँ पे लाई गई थी, इसके बाद में अपहीवल का प्रोसेस हुआ। अपहीवल के प्रोसेस के बाद यहाँ पे हमारी क्या बन गई, ये एक तरीके से यहाँ पे सॉइल बन गई, ये कोई रॉक्स टाइप में बन गई। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलेंगे, ठीक। ये वाली सॉइल हमारी कौन सी थी, रेजिडुअल सॉइल थी। क्यों, क्योंकि ये अपनी पेरेंटल रॉक्स के पास है, मतलब जो उसकी मात्र चट्टान है, ठीक, मतलब जिससे वो उत्पन्न हुई है उसी के पास वो डिपॉजिट हो गई। डिपॉजिट होने के बाद वहीं उसका फॉर्मेशन हो गया, और उस फॉर्मेशन को, मतलब उस सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिडुअल सॉइल बोलेंगे। बट यदि वो सॉइल उस स्थान से हटकर किसी दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है, तो उस प्रकार की सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं।
तो उस प्रकार की सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो वेदरिंग के प्रोसेस में हमारे यूज होते हैं, अब जरूरी नहीं कि हमारे एजेंट सिर्फ एयर, वाटर या नेचुरल एजेंट अकेले ही हो सकता है यहाँ पे हमारे फिजिकल के साथ साथ केमिकल वेदरिंग भी होने लगती है। यहाँ पे जो हमारी वेदरिंग होती है, वेदरिंग फिजिकल और केमिकल एजेंट किसी के द्वारा भी हो सकती है। तो कौन कौन से होते हैं यहाँ पे देख लो। जो हमारी वेदरिंग होगी, वेदरिंग होगी, ठीक है, वेदरिंग हमारे किसके द्वारा होगा, फिजिकल एजेंट। पहले देख लो हमारे फिजिकल एजेंट कौन कौन से होते हैं। बताएगा कोई मुझे कि फिजिकल एजेंट हमारे क्या होते हैं। फिजिकल एजेंट हमारा हो गया कि जैसे टेम्परेचर हुआ, टेम्परेचर, अब देखो टेम्परेचर कंटिन्यूसली सेम टेम्परेचर की बात नहीं है मैं कर रहा हूं। टेम्परेचर का मतलब क्या, टेम्परेचर का वेरिएशन, कभी आज बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, कल क्या हुआ, बहुत टेम्परेचर बहुत माइनस में चला गया, ठीक है। अब माइनस प्लस में कंटिन्यूसली यही होता रहेगा, मतलब अल्टरनेट यही प्रोसेस चलती रहेगी, कभी माइनस कभी प्लस कभी कम कभी ज्यादा, तो ठीक है। तो वो भी हमारा क्या होगा, इससे भी सॉइल का इरोजन होने लगता है, ठीक है, इससे भी हमारा रॉक्स का इरोजन होने लगता है। वेदरिंग एक्शन ऑफ आइस, क्या चीज, वेजिंग एक्शन ऑफ आइस भी तो होता है ना फिजिकल वेदरिंग में एजेंट में। हाँ हाँ, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वाटर, ठीक, आइस, रूट्स, विंड, बिल्कुल, जो हमारी रूट, पेड़ पौधों की एब्रेशन, जड़ें होती हैं, ठीक है, पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं, उनके द्वारा भी हमारा इसका वेदरिंग होती है, ठीक। पेड़ पौधों की, ये जैसे हमारा प्लांट्स हुआ या एनिमल्स हुआ, ठीक, लिख लो इसमें, प्लांट्स, एनिमल, ठीक, ये हमारे किस में आएंगे, फिजिकल एजेंट में आएंगे, ठीक है। वहीं पे जो हमारी केमिकल वेदरिंग होगी, तो उसके बारे में भी देख लो। ठीक, केमिकल वेदरिंग किसकी वजह से होती है, लिख लो यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, लीचिंग एक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ठीक, कार्बोनेशन, ठीक, या लीचिंग, ठीक, इनके थ्रू हमारा क्या होता है, यहाँ पे केमिकल वेदरिंग होती है, ठीक। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि किस सॉइल को हम लोग रेजिडुअल सॉइल बोलेंगे और किस प्रकार की सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर रेजिडुअल सॉइल तो देख लिया, अब देख लो यहाँ पे जो हमारे ट्रांसपोर्टेड सॉइल होते हैं, जो हमारे, अब जैसे कल मैंने बताया हुआ था कि जो सॉइल एयर के द्वारा ले जाई जाती है, मतलब एयर के द्वारा ट्रांसपोर्टेड की जाती है, उस प्रकार की सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं। यदि वही सॉइल वाटर के द्वारा ले जाई जाती है, मीन्स रनिंग वाटर के थ्रू, तो उस सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं। तो उनके नेम्स देख लो, यहाँ पे देख लो, टाइप्स ऑफ या नेम्स ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ठीक है, हेडिंग डाल लो, नेम्स ऑफ नेम्स ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ये जो पॉइंट्स बता रहा हूं तो इनके स्क्रीनशॉट लेते जाना, जो लोग लिख ना रहे हो, और जो लोग लिख रहे हैं तो उनके लिए ठीक है, ठीक है, और बाकी तुम्हें लगे कि नहीं हम पढ़ लेंगे ऐसे ही, तो फिर जो तुम्हें बेटर लगे वो कर लेना, ठीक। अब ट्रांसपोर्टेड सॉइल यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो सबसे पहले फर्स्ट देख लो, फर्स्ट सॉइल है
लॉइस सॉइल। बता छोटू, इस सॉइल का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? बाय विंड। ठीक, बाई विंड, ठीक, या बाई एयर। ध्यान देना, विंड या एयर। ओके, नेक्स्ट है एलुवियल सॉइल। कोई नेक्स्ट बताए अब, एलुवियल सॉइल क्या होती है? इसका जो फॉर्मेशन होता है किसके थ्रू होता है? बताइए, जो एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? बाई रनिंग वाटर। ओके, तो यहां पे हमारा क्या होगा? बाई रनिंग वाटर। ठीक, बाय रनिंग वाटर के थ्रू, मीन जो पानी हमारा बह रहा है उसके थ्रू हमारा क्या होगा? एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होगा। सी पॉइंट देख लो। ठीक, नेक्स्ट है ड्रिफ्ट, या ऑब्लिक करके लिख लो इसमें, टैलुस। बताइए, इस सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होगा? बताइए, इस सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होगा? मालूम है किसी को? लिख लो इसमें, बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, या इसकी जगह यहां पे ये भी लिख सकते हो, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मीन्स जो हमारा ग्रेविटी के थ्रू, मीन्स जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, ये लिख लो, या गुरुत्वीय गुरुत्वीय बल। ठीक है, गुरुत्वीय बल के द्वारा सॉइल के पार्टिकल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तो उस प्रकार की सॉइल को ड्रिफ्ट या टैलस सॉइल बोलते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एक चीज और देख लो, जो हमारा लॉयस मैंने बताया हुआ था, इस सॉइल को हम लोग एलियन सॉइल भी बोलते हैं। यदि वही सॉइल हमारी, मतलब सॉइल का फॉर्मेशन एयर वाटर के थ्रू होता है, तो उसका एक नेम और हो जाता है यहाँ पे, इसको सैंड ड्यून्स। इसी पे लिख लेते हैं यहीं पे, सैंड ड्यून्स, कॉमा, लॉयस हो ही गया, एलियन। एओलाइन, ए, ठीक, तो इसका भी फॉर्मेशन हमारा किसके थ्रू होता है? ये बाय विंड या एयर के थ्रू ही होता है। ओके, और जो यहाँ पे ये ग्रेविटी के थ्रू है, तो यहाँ पे एक सॉइल और यहाँ पे ऐड कर लो, कि इसको हम लोग कोलुवियल सॉइल भी बोलते हैं। ड्रिफ्ट के साथ साथ, जैसे मान लो तुम्हें दे दिए कि अब बताओ जो हमारी कोलुवियल सॉइल होती है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यहीं पे लिख लो ऐड करके,
ओके, यहाँ पे हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे देख लो कितने कितने टाइप्स निकल आए एक ही सवाल से। हमारा यहाँ पे फोर्स क्या था, ये नेचुरल एजेंट हमारा क्या है, सिर्फ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू हमारा कौन सी सॉइल आ गई, ड्रिफ्ट आ गई, टॉरस आ गई, कोलुअल सॉइल आ गई। वहीं पे जो हमारी बाई विंड या एयर है उसके थ्रू यहाँ पे सैंड ड्यून्स आ गई, एओलाइन आ गई, और साथ में लॉयस सॉइल आ गई। ठीक, बाई रनिंग वाटर के थ्रू यहाँ पे हमारा क्या आ गया, एलुवियल सॉइल आ गई। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लो, नेक्स्ट है कितने हो गए थे, सी। ठीक है, डी पॉइंट देख लो, डी है हमारा यहाँ पे मरीन सॉइल, ये मैराइन सॉइल। मरीन सॉइल में हमारा क्या होगा, ये किसके थ्रू होगा, मरीन सॉइल किसके थ्रू होगी यहाँ पे, बाई सी वाटर। ओके, वहीं पे नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट सॉइल टाइप्स है वो कौन सा है, लेकस्ट्राइन सॉइल। लेकस्ट्राइन सॉइल। अब लेकस्ट्राइन जो सॉइल होगी हमारी, ये इसका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, लिख लो यहाँ पे बाई लेक्स। ठीक, तो झील है। ठीक, लेक मीन्स क्या होता है, झील, मतलब झील के पानी के द्वारा। ठीक, झील के द्वारा या झील के पानी के द्वारा जो मिट्टी के पार्टिकल्स बहा कर ले जाए जाते हैं और किसी दूसरे स्थान पर, मतलब एक स्थान से वो जाते हैं और किसी दूसरे स्थान पर जाकर वो क्या जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं। तो जिस स्थान पर वो डिपोजिट होते हैं वहां पे एक नई सॉइल का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, और उस प्रकार की सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, लेकस्ट्राइन सॉइल बोलते हैं। ओके, कुछ और सॉइल टाइप्स हैं वो भी देख लो, इन्हें नोट करके एक्स्ट्रा करके लिख लेना यहाँ पे। जैसे पीट, पीट क्या होता है, नेक्स्ट है यहाँ पे मार्ल, मार्ल क्या होता है। ठीक, दो पॉइंट्स यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं। तो पीट हमारी क्या है, पीट एक ऑर्गेनिक सॉइल है, पीट एक ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक, और वहीं पे जो हमारी मार्ल है, इस मार्ल का जो ऑरिजिन होता है, ये कैसे होता है ऑरिजिन, इसका ऑरिजिन हमारा होता है जो मरीन था, मीन समुद्र था, समुद्र से ही इस सॉइल का फॉर्मेशन होता है। यानी यहाँ पे लिख लो मरीन ऑरिजिन। ओके, तो ये दो पॉइंट्स हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। बट उनसे ज्यादा हमारे लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि जो हमारे ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन सी होती है, ये किस नेचुरल एजेंट के थ्रू ले जाई जाए, तो उस प्रकार के सॉइल को हम लोग ऐसे बोलते हैं। ठीक, एक नोट करके एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पे, बेंटोनाइट। आप लोगों ने हो सकता है नाम सुना हो, बेंटोनाइट। बेंटोनाइट इज ए मटेरियल ऑब्टेन्ड ड्यू टू वेदरिंग भाई ऑफ एल्कोनिकस। बाई वोल्केनिक एश। ठीक, यहाँ पे लिख लो बेंटोनाइट इज ए material obtained due to weathering of volcanic ash। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, बेंटोनाइट होगा। इस प्रकार से जो हमारा सॉइल का क्लासिफिकेशन था, तो नॉर्मल क्लासिफिकेशन यहां से हमारा खत्म हो जाता है। जो उसका था क्लासिफिकेशन कौन सा था, भूविज्ञानी आधार पे। ठीक है, भूविज्ञानी आधार पे हमारा सॉइल क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। बट यदि वहीं पे देखा जाए कि इंजीनियरिंग बेस्ड पे,
क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे भूविज्ञानी आधार पे, अब हम लोग इसे देखते हैं इंजीनियरिंग आधार पे, यानी बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग। देख लो क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग। ठीक, इंजीनियरिंग के आधार पे सॉइल को कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, कोई बताएगा मुझे? तो इंजीनियरिंग बेस्ड पे सॉइल को 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन सा होगा, याद है किसी को? सर ब्लैक कॉटन। ब्लैक कॉटन, ओके, और आगे? आगे बोलो। वॉइस नहीं आ रही क्या? जी सर। बोलो। सर मक सॉइल होता है। कौन सी? मक। मक। सर कॉइनसेव, नॉन कॉइनसेव और कोलाइड होता। दोबारा बोलना, कौन सा बोला? सर ससंजन, असंजन और कोलाइड सॉइल। ससंजन, असंजन और कोलाइड सॉइल, यानी कोसिव, नॉन हाँ। कोसिव और कोलाइड। ठीक, कितने हुए यहाँ पे? 3 पार्ट्स हुए, कोसिव या क्वेश्चनलेस, कोसिव और कोलाइड्स। ओके, फर्स्ट पार्ट से यहाँ पे देख लो, कोसिव सॉइल, ठीक। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चनलेस, और थर्ड पार्ट का क्या हुआ, कोलाइड्स। ओके, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे 3 पार्ट्स देखे, मीन्स 3 टाइप्स ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग, कोएसिव सॉइल या क्वेश्चनलेस सॉइल एंड कोलाइड सॉइल। ठीक है, कोएसिव, क्वेश्चनलेस को हम लोग कभी नॉन कोएसिव भी बोल देते हैं, बट क्वेश्चनलेस ज्यादा बेटर होगा। ठीक, कोलाइड सॉइल 3 टाइप्स हम लोगों ने देखे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कोएसिव सॉइल क्या होता है, बताइए। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कोएसिव सॉइल, मीन्स ससंजक मृदा, जिसकी हिंदी क्ले। होती है, जिसकी हिंदी होती है ससंजक मृदा। बताइए ससंजक मृदा क्या होती है? लिख लो यहाँ पे, ऐसी मृदा, ऐसी मृदा, ऐसी मृदा जिनमें जल की कुछ मात्रा मिलाकर किसी भी रूप में आसानी से ढाला जा सकता है। ठीक है, उस प्रकार की सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएसिव सॉइल बोलते हैं। ठीक, ऐसी मृदाएं जो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं तथा पानी की कुछ मात्रा मिलाकर उन्हें किसी भी आकार में या किसी भी रूप में ढाला जा सकता है, उस प्रकार की सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएसिव सॉइल बोलते हैं या ससंजक मृदा बोलते हैं। ठीक है, लिख लो, ऐसी मृदाएं ऐसी मृदा जिसमें
पानी की कुछ मात्रा मिलाकर किसी भी रूप में ढाला जा सके। मतलब ऐसी सॉइल, ठीक है, कि जिसमें हम लोग पानी यदि मिक्स कर देते हैं, मिक्स करने के बाद उसको कोई भी शेप दे सकते हैं। ऐसी सॉइल जिसमें पानी मिक्स करने के बाद उसे हम लोग कोई भी शेप दे सकते हैं, इस प्रकार की सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं? कोहेसिव सॉइल बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लो यहाँ पे क्ले। ठीक, देख लो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में क्ले हुआ प्लस सिल्ट। ठीक है, क्ले और सिल्ट ये हमारे किसका एग्जाम्पल है? कोहेसिव सॉइल का एग्जाम्पल है। मीन्स ससंजक मृदा का यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? क्ले हो गया और सिल्ट हो गया। वहीं पे हमारा नेक्स्ट क्या आता है? नॉन कोहेसिव या कोहेशनलेस सॉइल। नेक्स्ट हमारी क्या है? कोहेजनलेस सॉइल, यानी बी पार्ट्स है अब ये कोहेजनलेस सॉइल क्या होगी? ये सॉइल जस्ट हमारे कोहेसिव सॉइल का अपोजिट होगी। मतलब ऐसी सॉइल कि जिसमें पानी मिलाकर हम किसी भी आकार में नहीं डाल सकते। ठीक, हम लोग बेशक उसे कोई भी शेप देना चाहें बट नहीं दे सकते। एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, इसका एग्जाम्पल क्या होगा हमारा? कोई बताएगा? जैसे सैंड, बताइए। सैंड को क्या सैंड में पानी मिलाकर हम कुछ उसे कोई भी शेप दे सकते हैं? ठीक, नहीं दे सकते। इसलिए हमारी सॉइल किस टाइप की हो जाएगी? कोहेशनलेस सॉइल हो जाएगी। सैंड हुआ, ठीक, या इसी में लिख लो ग्रेवल, लिखना चाहो तो, लेकिन ग्रेवल का पार्ट थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक, सैंड और ग्रेवल ये हमारे किस में आ जाएंगे? कोहेशनलेस सॉइल में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है? कोलाइड्स। नेक्स्ट हमारा सी पॉइंट्स आता है यहाँ पे, कोलाइड्स। अब बताइए कोलाइड सॉइल कौन सी होती हैं? बताइए कोलाइड सॉइल्स कौन सी होंगी? तो देख लो यहाँ पे कोलाइड सॉइल, जो कोलाइड्स आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब कभी कभी पानी में सॉइल की इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इतने छोटे कि उनको यदि आप चाहो कि इकट्ठा कर लो तो इकट्ठा नहीं होंगे। बल्कि पानी, जैसे मान लो पानी तुम्हें देखा होगा कि कभी कभी पानी बहुत गंदा लगता है। कभी कभी पानी को देखो बहुत गंदा लगता है, और लेकिन उसे रखे भी रहो तो भी पानी कलर क्या रहता है? सेम गंदा गंदा ही लगता रहेगा। तुम सोचो उसमें पार्टिकल्स यदि बड़े होते तो नीचे जाके हमारे सेटलमेंट हो जाते हैं। ठीक, तो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि बहुत ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है, ठीक है, इतना कम से कम, कि वो बहुत ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इसलिए इसकी डिफिनेशन क्या है? ये अत्यंत सूक्ष्म कण हैं। ये अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म कण हैं जिनके कणों का सतही क्षेत्रफल अधिक होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी पानी लोग ग्लास में भरो, कहीं किसी गड्ढे में भरा हो पानी, ठीक है, उस गड्ढे के पानी को निकालना तो उस पानी का कलर चेंज रहता है। ठीक, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि कोलाइडल फॉर्म में होते हैं। ठीक, कि उनको हम बिना किसी फ्लोकुलेशन एजेंट के नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, उन्हें बिना किसी फ्लोकुलेशन एजेंट के हम लोग उस पानी से वो पार्टिकल्स नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये अत्यंत सूक्ष्म कण हैं जिनके कणों का सतही क्षेत्रफल अधिक होता है। ठीक, और इनके कणों की परिमाण का जो अधिकतम मान है, वो अधिकतम मान पता है कितना होता है? 2 × 10⁻³ mm। लगभग अप्रॉक्स में ये वैल्यू हम लोग मानते हैं।
जो कोलाइड्स है, कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स की जो साइज है, पार्टिकल्स का जो साइज है वो मैक्सिमम वैल्यू मैंने बताया यहाँ पे हमने कितना मानते हैं, 2 इंटू 10⁻³ mm। ठीक, 2 इंटू 10⁻³ mm, ये हमारे कोलाइड्स का हम लोग पार्टिकल्स मानते हैं। तो ऐसी मृदा जिसके कण बहुत ज्यादा छोटे होते हैं तथा बहुत ब्रॉड एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ये फैल जाते हैं, ठीक है, उस प्रकार की मृदा को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलाइड्स या कोलाइडल मृदा बोलते हैं। और इनके कणों का जो अधिकतम मान होता है वो कितना होता है, 2 इंटू 10⁻³ mm होता है। ओके, तो ये तो हमारा हो गया किस बेस का, दो बेस पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। पहला था हमारा इंजीनियरिंग आधार पे, तो हमने यहाँ पे जियोलॉजिकल की बेस, ठीक, जो हमारी जियोलॉजिकल साइंस थी, ठीक, उसकी बेस्ड भी हम लोगों ने पढ़ लिया। प्लस यहाँ पे हमारा जो इंजीनियरिंग बेस्ड था, इंजीनियरिंग बेस्ड के अकॉर्डिंग भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि सॉइल का क्लासिफिकेशन हम लोग दो टाइप से करते हैं। ओके, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिफिनीशन एंड रिलेशनशिप ऑफ, जो प्रिलिमिनरी डिफिनीशंस एंड रिलेशनशिप। प्रिलिमिनरी डिफिनीशन रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि जो हम लोग सॉइल, अभी जब मैंने लेक्चर यहाँ पे स्टार्टिंग में स्टार्ट किया हुआ था, तो तुम लोगों के यहाँ पे कुछ ये पॉइंट्स बताए हुए थे कि जैसे हमारा सॉइल होता है, ठीक, ये हमारा क्या है, सॉइल का पार्टिकल्स है, ठीक। इस सॉइल में मैंने क्या बताया हुआ था, यहाँ पे हमारा क्या क्या मिक्स रहता है, तो इस सॉइल सैंपल में सॉइल सॉलिड रहता है, प्लस एयर रहता है, प्लस वाटर रहता है। अब इन्हीं के बारे में हम लोग स्टडी आगे करने वाले हैं। तो इसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, प्रीलिमिनरी डिफिनीशंस एंड रिलेशनशिप। प्रीलिमिनरी डिफिनीशंस एंड रिलेशनशिप मींस ये मान लो कि अभी तक क्या था, सिर्फ ओनली उसका इंट्रोडक्शन था सॉइल मैकेनिक्स का। अब धीरे धीरे हम लोग उसके अंदर टॉपिक के अंदर जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग को क्या पढ़ना है कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मींस जो हमारा सॉइल का पार्टिकल्स होता है वो पार्टिकल्स कैसा होता है, उसके अंदर हमारे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। कि जैसे अब हमारा सॉइल है, ठीक है, तो सॉइल का यहाँ पे उसका फेज डायग्राम क्या होता है, वाटर कंटेंट क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, यूनिट वेट क्या होता है, स्ट्रेस ग्रेविटी क्या होता है, वाइड रेशियो क्या होता है, पोरोसिटी क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, ठीक। तो ये मान लो बहुत ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे मैंने कल बताया हुआ था वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट का मतलब क्या, जलांश। वाटर कंटेंट का मतलब हमारे यहाँ पे क्या हुआ, जलांश, ठीक, कि मतलब जो भी हमारा सॉइल सैंपल है, उस सॉइल सैंपल में जल की मात्रा कितनी, सॉइल सैंपल में जल की मात्रा कितनी है, वो हमारा वाटर कंटेंट के अंदर कितने वाइड्स प्रेजेंट हैं, वो हमारा वाइड्स में आ गया। उसके अंदर कितने पोर्स प्रेजेंट हैं, पोर्स में आ गया। प्लस अब उन्हीं पे एयर है, वाटर है, ठीक, ये सॉइल सॉलिड है, ठीक। तो इनके बेस पे जैसे मैंने आप बताया आप लोगों को, जो हमारा सॉइल सैंपल होता है, सॉइल सैंपल में तीनों प्रेजेंट रहते हैं, सॉइल है, सॉइल सॉलिड, प्लस एयर, प्लस वाटर। अब ये बताओ, यदि मैं इनका वेट निकालूं तो क्या एयर का वेट कुछ होता है? यदि तुमसे पूछूं वेट ऑफ सॉइल सैंपल, तो वेट ऑफ सॉइल सैंपल को हम लोग क्या बताएंगे, वेट ऑफ सॉइल सैंपल माने यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स बताए कि जो हमारा सॉइल सैंपल होता है, सॉइल सैंपल के अंदर सॉलिड, एयर, वाटर तीनों प्रेजेंट रहते हैं। सॉइल सैंपल के अंदर सॉलिड, एयर, वाटर हमारे तीनों प्रेजेंट रहते हैं। अब मैं तुमसे पूछूं वेट ऑफ सॉइल सैंपल, तो वेट ऑफ सॉइल सैंपल आप लोग क्या बताओगे, वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। तो क्या बताइए, क्या वेट ऑफ एयर कुछ होता है? तो वेट ऑफ एयर को हम लोग क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वेट ऑफ एयर हम लोग जीरो मान लेते हैं। तो टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल इक्वल टू हमारा क्या हो गया, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक। बट यदि वहीं पे मैं तुमसे पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम मींस आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, ठीक है, देन यू कैन से वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। यदि मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि उसका आयतन क्या होगा, तो आपको पता है कि जो हमारी हवा होती है, हवा का भार नहीं होता है, बट कुछ ना कुछ आयतन वो ग्रहण करती है। जो हमारी हवा होती है, हवा का कोई भी भार नहीं होता है, वेटलेस होती है। जो हमारी एयर होती है वेटलेस होती है, लेकिन कुछ ना कुछ स्पेस ग्रहण करती है, जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं उसे, ठीक है। ये जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक। इससे हमारा क्या निकल आएगा, टोटल वॉल्यूम निकल आएगा।
ठीक, तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं। आगे हम लोग टॉपिक में स्टडी करेंगे कि सॉइल का 3 फेज डायग्राम क्या होता है। 3 फेज डायग्राम का मतलब क्या है कि सॉइल में, सॉइल मैं देखो यहाँ पे सॉइल सॉलिड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जब भी अब सॉइल मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोग सॉइल की बात करेंगे, और यदि हम लोग सॉइल की बात करेंगे तो सॉइल कौन सी सॉइल की बात करेंगे, ऐसी सॉइल जो नेचुरल कंडीशन में पाई जाती है। कौन सी सॉइल, जो नेचुरल कंडीशन में पाई जाती है। और यदि कोई भी सॉइल हमारी नेचुरल कंडीशन में पाई जाती है तो उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। उसके अंदर ये तीनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, एयर है, वाटर है, सॉलिड है। एयर है, वाटर है, सॉलिड है। सॉलिड कौन सा सॉलिड, सॉइल सॉलिड की बात कर रहा है यहाँ पे। तो कोई भी सॉइल हमारी यदि हमारी नेचुरल कंडीशन में पाई जाती है तो उसके अंदर ये तीनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। और जो ये तीनों कंपोनेंट्स हैं, कौन सा, एयर है, वाटर है, सॉइल सॉलिड है। तो देखो सॉइल सॉलिड तो अपनी जगह पे है, ठीक है, बट एयर और वाटर कहाँ पे, उन सॉइल सॉलिड के बीच में जो हमारा गैप है, जो वाइड्स हैं या रिक्त स्थान है, ठीक, उन्हीं रिक्त स्थान में वहीं पे वाटर है और वहीं पे एयर है। उसी रिक्त स्थान पे ही हमारा क्या है, एयर और वाटर है। और वही मैंने अभी बताया हुआ था एग्जाम्पल देके आप लोगों को, यदि हम डायरेक्टली हम उसे क्लासिफाई करें, एक नॉर्मल सॉइल होगी नेचुरल कंडीशन में, और जो कंडीशन हमारी, मतलब जो सॉइल हमारी नेचुरल कंडीशन में पाई जाती है उसमें तीनों प्रेजेंट रहते हैं। यदि मैं तुम लोगों से बोल दूं बेटा कि ड्राई सॉइल क्या होगी, तो ड्राई सॉइल का मतलब क्या है कि उसके अंदर से वाटर को क्या कर दो, जीरो। जब तुमने वहां पे वाटर को कर दिया जीरो, तो अब हमारा क्या बचा, सिर्फ सॉइल सॉलिड प्लस एयर बचा। ठीक है, सॉइल सॉलिड प्लस एयर हमारा क्या बचा, ये हमारी ड्राई सॉइल हो गई। बट यदि वहां पे एयर को जीरो कर दो, पूरे में पानी भर दो, तब सॉइल हमारी कौन सी हो जाएगी, फुली सैचुरेटेड सॉइल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, ड्राई सॉइल, ड्राई सॉइल के साथ साथ सैचुरेटेड सॉइल और फुली सैचुरेटेड। देखना यहाँ पे, यदि सैचुरेटेड बोल रहा हूं तो सैचुरेटेड ये सैचुरेशन, सैचुरेटेड ये सैचुरेशन, सैचुरेशन का एक मीन्स लगा लेना अपने आप से, मॉइस्चर, मॉइस्चर्ड, ये गीली, ये संतृप्त। हिंदी वाले देख लें, सैचुरेशन का मीन्स क्या होगा, संतृप्त या गीली या मॉइस्चर्ड। ठीक, भाई खाली बोलो क्या बोला निखिल। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा सैचुरेटेड में। यदि यहीं पे बोल दूं फुली सैचुरेटेड मींस पूर्णतः संतृप्त। फुली सैचुरेटेड मतलब पूर्णतः संतृप्त। पूर्णतः संतृप्त का मतलब क्या है कि अब जब मैं 3 यहाँ पे कंपोनेंट्स बता रहा था, एयर, फर्स्ट मैंने क्या था एयर, दूसरा वाटर और तीसरा सॉलिड, ठीक, मैंने 3 बताए। अब जब पूर्णतः संतृप्त बता रहा, जो वाइड्स थे, वाइड्स की जगह भी पानी भर दो, वाइड्स में पूरा पूरा पानी भर दो, तो हमारे कौन कौन सा बचा, सिर्फ सॉलिड बचा प्लस वाटर बचा। और जब किसी सॉइल सैंपल में सॉलिड और वाटर बचता है तो उस प्रकार की मृदा को हम लोग क्या बोलते हैं, फुली सैचुरेटेड सॉइल बोलते हैं या पूर्णतः संतृप्त मृदा बोलते हैं। वहीं पे यदि हमारे तीनों प्रेजेंट हो तो उस प्रकार की सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे, संतृप्त मृदा। उस प्रकार की सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉइल और संतृप्त मृदा। यदि तीनों प्रेजेंट हो तो सैचुरेटेड सॉइल और संतृप्त मृदा, और यदि उनमें से सिर्फ पानी और सॉलिड प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, फुली सैचुरेटेड सॉइल या पूर्णतः संतृप्त मृदा। यदि पानी बिल्कुल ना हो, यदि पानी उसमें जीरो के बराबर हो, सिर्फ हमारा क्या हो, सॉइल सॉलिड हो प्लस एयर हो, जब सॉइल सॉलिड और एयर होगा तो उस प्रकार की सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे, उसे ड्राई सॉइल बोलेंगे। ठीक, तो इस पे अब हम लोगों को आगे पढ़ना है 3 फेज डायग्राम ऑफ सॉइल। 3 फेज डायग्राम मतलब जिसे बोलते हैं, इसकी हिंदी तुम लोग देख लेना, उसमें लिखा होगा त्रिप्रवस्था डायग्राम। यह मृदा का प्रवस्था चित्र बनाइए, क्वेश्चन में आता है मृदा का प्रवस्था चित्र बनाइए, या क्लासिफाइड सॉइल फेज डायग्राम, ये क्लासिफाइड 3 फेज, क्लासिफाइड या सॉरी डिफाइन 3 फेज सॉइल डायग्राम। ठीक है, अब 3 फेज बोल रहा मतलब 3 स्टेज होंगी उसकी, 3 स्टेज। अब 3 स्टेज में कौन कौन सी होगा, पहला एयर, दूसरा वाटर, तीसरा सॉलिड। ठीक, 3 स्टेज में क्या होगा, एयर, वाटर, सॉलिड, 3 स्टेज है। ठीक, वही तीनों स्टेज, उसी को हम लोग बोलते हैं त्रिप्रवस्था डायग्राम या 3 फेज डायग्राम। वहीं से हमारी असली सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट होती है। यदि हमें यही समझ में आ गया तो उसका 3 फेज डायग्राम क्या है, तो 3 फेज के अंदर हमारा क्या होगा, एयर होगा, वाटर होगा, सॉलिड होगा, और वही एक एक मैं निकाल के बताऊंगा। जैसे मैंने भी आप बताया, यदि इसमें से ये हटा दो, ये ऐड कर दो तो ये वाली सॉइल बन जाएगी,
देखो रटना नहीं है, यदि इसको तुम लोग समझ के चलोगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, और यदि रट के चलोगे तो फिर परेशान रहोगे कि किसको हम लोग ऐड करें किसको रिमूव करें। कभी कभी वो 3 फेज का 2 फेज डायग्राम भी पूछ लेता है कि आप बताइए कि सॉइल का 2 फेज डायग्राम बनाइए। तो 2 फेज का मतलब क्या है, मैंने 3 फेज कौन कौन से बताए, एयर वाटर सॉलिड, इसमें से किसी एक को रिमूव कर दो, सॉलिड को रिमूव नहीं करना है। जब एयर को रिमूव कर दोगे तो हमारा क्या बचा, वाटर बचा, सॉलिड बचा, और जब वाटर और सॉलिड बचा तो हमारी सॉइल कौन सी होगी, फुली सैचुरेटेड सॉइल हो गई। वहीं पे यदि वाटर को रिमूव कर दोगे हमारा क्या बचा, एयर बचा, सॉलिड बचा। जब एयर और सॉलिड बचा तो हमारी सॉइल कौन सी हो गई, ड्राई सॉइल हो गई। ठीक, तो हम लोग बता देंगे कि यदि हमारी हम लोग सिर्फ 2 फेज को रखते हैं, उसमें से पहला फेज हमारा ये है, दूसरा फेज हमारा ये है, तो सॉइल हमारी इस प्रकार की बन जाएगी। और वहीं पे यदि हम लोग फेज चेंज कर देते हैं, मीन्स जो वहां पे कंपाउंड्स थे उन कंपाउंड्स को यदि हम लोग चेंज कर देते हैं तो सॉइल हमारी ये वाली बन जाएगी। फिर उसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे रिक्तता अनुपात मीन्स वाइड रेशियो, पोरोसिटी मीन्स संबंधता, वाटर कंटेंट मीन्स जलांश, स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स विशिष्ट गुरुत्व, ठीक है, बल्क डेंसिटी, ठीक, और ड्राई डेंसिटी, सैचुरेटेड डेंसिटी, ठीक है, और जो हमारा सैचुरेशन रेशियो होता है, या एयर कंटेंट, वाटर कंटेंट, हम लोगों ने वाटर कंटेंट तो पढ़ लिया, अब एयर कंटेंट वहां पे आएगा, एयर कंटेंट। ये सब पॉइंट्स, ये सब टॉपिक, ये मान लो जो तुम्हारा सेकंड टॉपिक है, अब ये तुम लोग अपनी बुक के हिसाब से देखोगे तुम्हारा सेकंड टॉपिक होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत, इससे ये मान लो कि इसी टॉपिक से तुम्हारे न्यूमेरिकल आने वाले हैं, और इसी में से रिलेशनशिप आते हैं। कैसे रिलेशनशिप, हम लोग वाइड रेशियो को ई बोलते हैं, पोरोसिटी को एन से इंडिकेट करते हैं, एन, और वाइड रेशियो को ई से इंडिकेट करते हैं। तो पूछता है कि बेटा वाइड रेशियो और पोरोसिटी में रिलेशनशिप स्टेब्लिश कीजिए। वाइड रेशियो मींस रिक्तता अनुपात और संबंधता में क्या संबंध है, उनका संबंध स्थापित कीजिए। ठीक, ये संबंधता और रिक्तता अनुपात के बीच क्या संबंध है, उस संबंध को स्थापित कीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और इसी से हमारे न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा बनते हैं, इसी टॉपिक से बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं। ओके, यदि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो क्लास को फिर यहीं पे हम लोग एंड करते हैं।